नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले सभी साथी ध्यान देंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 यानी कि मॉडल पेपर 5 करने वाले हैं और इसमें सभी हिंदी के प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम प्रश्नों का शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों को बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 13, 9 और 10। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा जो है बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। और जैसे ओ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और यह सभी जो है स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, कुल संख्या जो है स्वर की 11 होती है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए कि जैसे सुनील जरा इधर आना। तो यहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह का बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर फिट बैठेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर कॉमा अर्थात अल्प विराम जो है वह सही बैठेगा। और अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होगा दोस्तों? तो सुनील और सुनील के जस्ट बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। और जरा इधर आना, तो यह जो है तब यह वाक्य जो है सही हो जाएगा। बाकी आप विकल्प ए में जो देख रहे हैं यह विस्मय का चिन्ह है यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह है। और जो दोस्तों जो डबल डॉट होता है वह अपूर्ण विराम यानी कि इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। और कामा को दोस्तों अल्प विराम कहा जाता है। और यह जो है विकल्प डी में जो साइन है दोस्तों यह अर्ध विराम का चिन्ह है। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमको यह बताना है कि वचन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अलंकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी जो है देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। तो यहाँ पर वचन जो है वह संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? संज्ञा के लिए। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प यानी कि संज्ञा। अब दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। यानी कि राधा, वह, सुंदर और विभीषण। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा सर्वनाम का पद है, उसको हमको चिन्हित करना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि वह जो है सर्वनाम पद है। दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा, विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर जो है वह विशेषण है। विशेषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सर्वनाम पद जो है वह जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मित्रों वह विकल्प बी यानी कि वह जो है विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको जो है विशेषण कहा जाता है। यानी कि विकल्प बी जो है यह राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि उसको जो है सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या दोस्तों? सहायक क्रिया। याद रखेंगे आप सभी मित्र, सहायक क्रिया कहा जाता है किसको? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि। जैसे तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा है। उपयुक्त उदाहरण में खेलना एवं चिल्लाना तो मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे एवं रहा है यह जो है सहायक क्रिया की तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में अव्यय है यानी कि भारत, श्याम, आह और दक्षिण। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि आह जो है अव्यय की तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यानी कि आह जो है अव्यय शब्द है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय, वाह, शाबस, हाँ और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। तो यहाँ पर जो आह शब्द है वह अव्यय है, यानी अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है।
प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है। छात्र छात्रा, प्रौढ़ प्रौढ़ा, आयुष्मान का आयुष्मती और सांप का सांपिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प डी यानी कि सांप का जो सांपिनी है वो असंगत युग्म है। यानी कि यहाँ पर संगत युग्म क्या होगा, सांपिनी न होकर सांपिन होगा। यानी कि छोटी की बड़ी की जो मात्रा है इसको अगर हम हटा दें तो सांप का जो स्त्रीलिंग है वह सांपिन होगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। यह बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर यह नकारात्मक चीज़ें हो गई, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक वचन और बहुवचन का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि आंसू का आंसुओं, घोड़ा का घोड़े, चिड़िया का चिड़िया और गली का गलियाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प यानी कि आंसू का जो बहुवचन है यह आंसुओं नहीं होता है, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसका एक वचन में प्रयोग होता ही नहीं है। तो और अन्य युग में जो सही है यानी कि आंसू का जो बहुवचन है वो आंसू न होकर आंसू खुद ही जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। यानी कि रमेश घर आया, इस वाक्य का हमको जो है संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करना है। यानी कि रमेश घर आ रहा था, रमेश घर आया था, रमेश घर आ गया होगा और रमेश घर आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि रमेश घर आ गया होगा। यह जो एक संदिग्ध भूतकाल में रमेश घर आया का रूपांतरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस चीज़ का अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि रमेश घर आ गया होगा पूरी तरह, बस यहाँ पर एक संदिग्धता व्यक्त की जा रही है कि रमेश घर आ गया होगा। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं दोस्तों? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और सभी में। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। क्रिया के जिस रूप से न तो कर्ता और न ही कर्म का बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशली एक पर्सन का नाम दे दिया गया आचार्य किशोरीदास जी के द्वारा कि हिंदी में कितने कारक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि किशोरीदास जी के द्वारा हिंदी में जो है 6 कारक माने जाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण। इन्होंने संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना है। यानी कि इनके अनुसार जो 2 कारक हैं उनको कारक नहीं माना गया है। तो अगर बिना किसी नाम का पूछेगा कि हिंदी में टोटल कितने कारक हैं दोस्तों, तो 8 कारक होते हैं। लेकिन जब किशोरीदास जी के द्वारा पूछा जाएगा तो हिंदी में 6 कारक होते हैं, क्योंकि इन्होंने संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 13 देखेंगे कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है और तद्भव है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यह जो है एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और अंगरखा जो है तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम शब्द जो है वह अंगरक्षक होता है। क्या? अंगरक्षक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? अनुगुणता है, अनन्यता है, अवसरवादिता है और असहनशीलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि असहनशीलता में अ उपसर्ग लगा है और ता जो है प्रत्यय लगा है। यानी कि यह अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द असहनशीलता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है छोटी, बड़ी, छोटी, धानी और आनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी जो दोस्त हैं वह कमेंट करेंगे कि यहाँ पर सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश के पीछे लगता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर बड़ी ई जो है वह प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि मूल शब्द क्या है? सावधान, और उसमें बड़ी ई प्रत्यय लगा है, तो इसलिए जो शब्द बना है वह सावधानी है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आनी लगाए, लेकिन यह जो है आपका उत्तर गलत होगा। आनी नहीं, यहाँ पर केवल बड़ी, क्योंकि जो मूल शब्द है दोस्तों वह सावधान है।
तो अगला प्रश्न दोस्तों कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है, यानी कि संपन्न के विलोम शब्द से उक्त जो खाली स्थान है उसको यहाँ पर पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जो विकल्प है यानी कि वीर, अपंग, विपन्न और शाही, यानी कि साफ शब्दों में कहें तो दोस्तों आपको यहाँ पर संपन्न का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि संपन्न का विलोम दोस्तों वह विपन्न होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि साफ शब्दों में कहें तो हमें सभ्य का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि सभ्य का जो विलोम है वह असभ्य होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि शब्द के अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला हम देखते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अक्ष, लोचन, नजरिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि आँख का पर्यायवाची वह जो है लोचन होता है। यहाँ पर हम लगे तो अन्य पर्यायवाचियों को भी देखेंगे कि आँख का अन्य पर्यायवाची दोस्तों नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अम्बक आदि होता है। अक्ष का प्रतिबिंब और छाया, नजरिया का दृष्टिकोण, मत और परिप्रेक्ष्य आदि जो है वह पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, यानी कि मेंढक, मुद्रा, बोरा और मोती। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अनेक अर्थों में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि मुद्रा जो है वह एक अनेकार्थी शब्द है। और यहाँ पर आइए हम दिखाते हैं आपको कि मुद्रा का और अर्थ जो क्या है वह होता है, यानी कि मुद्रा का अर्थ सिक्का होता है, मुहर होता है, अंगूठी होती है, छाप होता है, चिन्ह होता है और आकृति आदि जो है वह मुद्रा के अनेकार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि शब्द युग्म और अर्थ भेद उनका बताना है। तो यहाँ पर विकल्प ए, यानी कि और माने दूसरा, और माने तथा, उर और उर यानी हृदय और नदी, इतर और इत्र, भिन्न इत्यादि, अपरा और अपार, दूसरी या जिसे पार न किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि अपरा और अपार, यानी कि अपरा का अर्थ दूसरी और अपार का अर्थ जिसे पार न किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी जो है वह सही होगा। प्रश्न नंबर हम 22 देखेंगे दोस्तों कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का जो है वह विकल्प डी, यानी कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द जो है वह पराग होता है। क्या होता है दोस्तों, पराग। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष कहलाता है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है, और जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पतित कहते हैं। अगला प्रश्न कि जो अचानक आंख से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि जो अचानक आंख से ओझल हो गया उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्धान। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतर्धान। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, यह बताना है, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, वह विकल्प सी, यानी कि 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला स्वर संधि, यानी कि स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि। व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम जो है विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 हम देखेंगे दोस्तों कि समास के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि समास के दोस्तों कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जिसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास आता है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देखिए, समास के 6 भेद, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय, 5वां द्वंद्व और 6वां द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम पूरा कर डोलो नहीं तो जुर्माना होगा। तो यह तो दोस्तों बहुत कॉमन सी बात है कि यह तो अशुद्ध लग रहा है।
इस समय सर्दी है, यहाँ भी अशुद्ध है क्योंकि सर्दी जो लिखा है वह गलत लिखा है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। और दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, तो यहाँ पर दोस्त जो है वह गलत लिखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है वह खटकोण वाला स्वर रहेगा, तो इसलिए अभी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। यह जो है प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर विकल्प सी होगा। प्रश्न नंबर 27 हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, वीर और रौद्र। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो है वह उद्दीपन का कार्य करता है। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं, अथवा जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, मधुर वाणी, रमणीक उद्यान, चांदनी आदि जो है वह उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे दोस्तों कि छप्पय में होता है, यानी कि छप्पय की विशेषता बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि छप्पय के प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि छप्पय जो एक विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम या शेष चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यानी कि यहाँ पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। और दोस्तों आइए हम यहाँ पर अनुप्रास शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, और इसके जो निम्न भेद होते हैं, यानी कि इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास जो है वह होता है। यानी कि सिंपल सा हम देखें तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही खाली स्थान है, क्या है? जीवन, मृत्यु, अभिशाप और परिश्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि मेहनत ही क्या है? जीवन है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। गरीबी में रहना, कष्ट पर कष्ट आना, आटा कम पानी ज़्यादा, रोजगार न मिलना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि कष्ट पर कष्ट आना कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी, यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। किस काल को? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को इन लोगों ने अन्य नाम दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। तो आइए हम PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप सभी साथी जो लोग भी वीडियो देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी। और बाकी रही बात पैसेज की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पैसेज भले देखने में बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी से इसके आंसर देंगे तो आप इसके सभी प्रश्नों के आंसर को अच्छे से दे पाएंगे। पहली सावधानी ये बरतनी होती है कि आप जो है पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्ट जो है प्रश्न में क्या पूछा गया है। उसके बाद आप पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ते हैं, और आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपका उत्तर जो है बाहर से नहीं पैसेज के अंदर से ही देना होता है। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को कि हमारे देश में समाजोपयोगी उर्दूमुख योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि
अब ये जो है पैसेज में दिया गया होगा, यानी कि मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे दोस्तों कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं। तो यहाँ पर A, B, C और D दोस्तों उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे दोस्तों कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। यह जो है समाज के मध्यम वर्ग की समस्या है। और प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित मॉडल पेपर को यहाँ पर सभी 37 प्रश्नों को देखा और व्याख्या से सॉल्व किया। तो आप सभी दोस्त जो भी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। और जो भी पुराने साथी जुड़ रहे हैं वह वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, नए साथी जो है वह वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने दोस्तों के बीच। और इसी तरह साथियों हम क्रम से जो है यूपी पुलिस के लिए 50 मॉडल पेपर जो है अपलोड करेंगे। तो मैं बस आप सभी साथियों का सपोर्ट चाहता हूँ, आप सभी साथी जो है सपोर्ट करें चैनल को। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।